Good morning, everybody. I'm Yashodhan. I'm looking after product development and R&D for Agriculture Division of Sun Edge Marketing Private Limited. This session is specially designed for product training about our two special products. जैसे कि मैडम ने बताया, सन एज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो एग्रीकल्चर डिवीजन है, हम एक मिशन लेके आगे चले। जैसे आप सब लोग जानते हैं, आजकल केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है का इनएडिक्वेट यूज करने की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर है, कोई जेनेटिक बीमारी है, ये जो सब बढ़ रहे हैं, उससे छुटकारा अगर पाना है तो एक ही सस्टेनेबल, एक ही शाश्वत मार्ग है कि हम ऑर्गेनिक और पॉइजन फ्री एग्रीकल्चर के रास्ते पर चलेंगे तो ही हमारा फ्यूचर उज्जवल हो सकता है। तो यही मिशन लेके हम सन एज एग्रीकल्चर डिवीजन आगे जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम बहुत सारा काम चल रहा है, कुछ काम जो हुआ है ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आप लोगों को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि एक पॉइजन फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रेंज जो एग्रीकल्चर की जो भी जरूरत है, एग्री इनपुट्स की जो भी जरूरत है वो पूरा कर सके, ताकि किसान को कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी केमिकल फंगीसाइड हो, उसका यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मिशन लेके हम चले हैं। इसके लिए हम बहुत सारा R&D कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट का लैब ट्रायल है, ऑन फील्ड ट्रायल है, ये सब करके जो श्योर शॉर्ट फॉर्मुलेशन है वो एक एक करके अभी प्रोडक्ट चल पे आ रहा है। नेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा ये जो स्पेशल सेशन है ये हमारे दो बहुत ही उपयुक्त, मोस्ट यूजफुल जो प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में पूरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें से सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है सनस्टिक 6.0। सबसे पहले हम ये सनस्टिक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे, आप में से कई लोग, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप लोग फार्मर हो। तो बीइंग अ फार्मर कम्युनिटी, आपको एक बात तो पक्की मालूम है कि जब भी कोई किसान सॉइल फर्टिलाइजर को छोड़ के बाकी जो एक्टिविटी फील्ड में रहती है, उसमें मेजर एक्टिविटी जो रहती है वो स्प्रेइंग एक्टिविटी रहती है। उसमें इंसेक्टिसाइड रहेंगे, फंगीसाइड्स रहेंगे। जब कोई लेबर का आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो वीड्स रहते हैं, खरपतवार, उसको खत्म करने के लिए वीडिसाइड्स का भी उपयोग होता है, वो भी स्प्रेइंग ही करना पड़ता है। अभी कोई भी उसमें आप फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हो, चाहे वो लिक्विड होगा चाहे वो पाउडर होगा, लेकिन उसमें जो मीडियम रहता है जिसमें डाइल्यूशन होता है वो पानी ही होता है। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे शायद। लेकिन आपने कभी ऐसा इस पे सोचा है कि हम जब कोई भी फील्ड में स्प्रे करते हैं तो उसमें कोई भी दवा है, चाहे इंसेक्टिसाइड हो या फंगीसाइड हो या कोई सोल्यूबल फर्टिलाइजर हो, कोई भी हो, उसका परसेंटेज कितना रहता है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप दवा लाते हो, पानी में उसको डाइल्यूट करते हो और छिड़क के आते हो, लेकिन ये बात का आप में से मोर देन 90% लोगों ने कभी आज तक मेरे हिसाब से थिंक ही नहीं किया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। आप कोई भी दवा, मानो लिक्विड है, आप पर लीटर पानी में वो दवा का डोसेज कितना रहता है? हार्डली 2 ml, 3 ml, 4 ml पर लीटर। या कोई भी पाउडर फॉर्मुलेशन हो वो भी कितना रहता है? 3 ग्राम, 5 ग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं रहता है ना।
तो 2 ml पर लीटर जब आप कोई भी दवा लेते हो तो उसका परसेंटेज हो गया 0.2%। 4 ग्राम या 4 ml लेते हो तो उसका परसेंटेज हो गया 0.4%। तो बाकी 99.6% क्या है? उस जो छिड़कने का आपने घोल बनाया है उसमें 99.6% पानी है। अभी पानी का काम क्या है? पानी देखा जाए तो वो सिर्फ डाइल्यूएंट है, उसको डाइल्यूट करने के लिए आप पानी यूज कर रहे हो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट का फॉर्मुलेशन जब बनता है, लैब में बनता है, उसका जो ट्रायल होता है, उसका जो रिकमेंडेड उसके जो फैक्टर्स रहते हैं, उसमें वो जो पानी हम यूज करने वाले हैं उसका जो पीएच है, पीएच मैं आपको बाद में पीएच के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूँ। उसका जो पीएच है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक रहना चाहिए। एसिडिक पीएच क्या होता है, न्यूट्रल पीएच क्या होता है, बेसिक पीएच क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक पीएच अगर है तो ही जो भी फॉर्मुलेशन आप यूज कर रहे हो उसका सही से परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं या इफिकेसी जो बोलते हैं वही पीएच पे आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज है पानी में जो सॉल्ट्स है, बाकी टीडीएस है, जो पहले से ही उसमें डिजोल्व हो चुके जो सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, उसकी वजह से पानी का जो हार्डनेस है, हार्डनेस टर्म आपने सुना होगा। जो कार्बोनेट्स रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाकी भी कई सारे सॉल्ट्स है, उसकी वजह से पानी का जो हार्डनेस है वो बहुत बड़ा रहता है। अब इंडिया में कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, ये दोनों जो फैक्टर है ना, ये ऑलमोस्ट सभी जगह सेम। कहीं भी पानी आइडियल पीएच का नहीं है, कहीं भी पानी आइडियल वाटर हार्डनेस का नहीं है, ये फैक्ट है। तो हम महंगी दवा लाते हैं, अपने कोई दुकानदार है उसके पास जाते हैं, उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं, भैया मेरे खेत में ये प्रॉब्लम है। वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी की महंगी वाली बोतल आपके हाथ में थमा देता है, आप घर आते हो, उसको छिड़कते हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको दिखना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिखता है। अभी ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि जो उसमें डाइल्यूशन के लिए आपने जो पानी लिया है उसकी जो अप्रोप्रिएट क्वालिटी रहना चाहिए, उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो सनस्टिक जो प्रोडक्ट है ये पानी का जो गुणवत्ता या उसकी जो क्वालिटी है वो अप्रोप्रिएट करने के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। सनस्टिक क्या क्या करता है, मैं अभी थोड़ा विस्तार से प्रोडक्ट के जो फीचर्स है ये आपको बता देता हूँ। ये सनस्टिक क्या है? ये खाली स्टिकर स्प्रेडर है या उससे ज्यादा इसमें कुछ है? ये आप सब ध्यान से सुन लो, एक एक पॉइंट मेरा सुन लो। जिसको जरूरत लगता है, जिसको पॉसिबल है, वो ये पॉइंट नोट डाउन भी कर लो। मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप उसका नोट डाउन करना है तो वो कर सकते हैं। अभी मार्केट में स्टिकर स्प्रेडर तो बहुत सारे मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो वो सब प्रोडक्ट में और सनस्टिक 6.0 में क्या फर्क है ये अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी एक एक उसका फीचर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सनस्टिक क्या करता है? सनस्टिक वर्क्स एज अ स्टिकर। अभी स्टिकर क्या है? तो स्टिकर का काम ये रहता है, जब आप कोई भी क्रॉप पे छिड़काव करते हो, स्प्रेइंग करते हो, तो आपका जो स्प्रेइंग एड है, मानो वो नैपसैक स्प्रेयर है, पावर पंप है, कोई भी है, उसमें क्या होता है, जो आपका घोल है, जो सॉल्यूशन है जो आपने बनाया है, उसके छोटे 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 ड्रॉपलेट बनते हैं। पहले प्रेशर की वजह से, स्प्लिटिंग की वजह से उसके ड्रॉपलेट बनते हैं, और वो जाके जो पत्ते का सरफेस रहता है, पौधों के क्रॉप के जो पत्ते रहते हैं, तो पत्ते का सरफेस मेजर सरफेस रहता है, उसमें जाके वो गिरते हैं। गिरने के बाद अगर वो ड्रॉपलेट जो है वो पत्ते के सरफेस पे चिपक ना जाए तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है? जनरली क्या एक धारणा रहती है कि जब बारिश का मौसम रहता है तभी स्टिकर स्प्रेडर का यूज करना चाहिए। लेकिन आपकी ये जो गलत फहमी है उसे मैं आज पूरी तरह से हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ।
स्प्रे एडजुवेंट क्यों यूज करना है, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ स्टिकर स्प्रेडर हमको यूज करना नहीं है, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं स्टिकर के बारे में बोल रहा था। जब भी वो ड्रॉपलेट पौधे के पत्ते के सरफेस पर गिरता है तो वो ड्रॉपलेट सबसे पहले बात यह है कि तो वो चिपक जाना चाहिए, स्टिक होना चाहिए वहां। तो सबसे पहले सनस्टिक का काम है वो जो ड्रॉपलेट है घोल का वो उसको सरफेस पे चिपकाता है, स्टिक करता है। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है, जो आपको इससे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद इकोनॉमिक बेनिफिट या फायदा देता है, ये दूसरा जो उसका फीचर है वो है स्प्रेडर। अभी स्प्रेडिंग क्या है, एक छोटा ड्रॉपलेट है, वो पत्ते के सरफेस पे गिर जाता है, स्टिकिंग एक्शन के वजह से वो चिपक जाता है। लेकिन अगर वो वही रहेगा तो जितना एरिया है इसका, ड्रॉपलेट का जितना एरिया है वहीं पे वो रहेगा, पूरा पत्ता वो कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी आपके स्प्रे एडिटिव की अच्छी है तो वो ड्रॉपलेट जहां पे गिरा है वहां से चारों तरफ फैल जाता है। मानो यहाँ पे गिर गया, यहाँ से चारों तरफ वो फैल गया। इसका बेनिफिट क्या है कि एक ड्रॉपलेट, ईच ड्रॉपलेट ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस है वो कवर करता है। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है आप भी मेरे को बता सकते हैं। मानो आपको आपका 1 एकड़ कोई फसल है और उसके लिए आपको 10 पंप लग रहे हैं, ये प्रोडक्ट ना यूज करते हुए। मानो आप दूसरा कोई भी स्टिकर स्प्रेडर यूज कर रहे हो, लेकिन आपको 10 पंप 1 एकड़ के लिए लग रहे हैं। तो अगर आप सनस्टिक यूज करते हो तो अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स में आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ 10 पंप की जगह आपको 6 से 7 पंप में आपका काम चल जाएगा। तो आपका सेविंग कितना हो गया, अबाउट 40% आपका सेविंग हो गया। सेविंग सभी जो इनपुट आपने उसमें जो दवा उसमें छिड़कनी है उसका भी सेविंग हो गया, जो लेबर उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आदमी काम कर रहा है उसका भी लेबर में भी सेविंग हो गया। तो स्प्रेडिंग फेनोमेनन जो है, स्प्रेडिंग का जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट में ये लैकिंग रहता है यानी कि वो जो स्प्रेडिंग का इफिशियंसी है वो उतना नहीं रहता है। स्टिकिंग हो गया, ठीक है, स्टिकिंग का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत पत्ते पे नहीं रहेगा तो वो थोड़ी देर के बाद गिर जाता है, जमीन में चला जाता है। हमारा टारगेटेड एरिया क्या है, जो कैनोपी रहता है यानी कि पौधे का ऊपर दिखने वाला जो ग्रीन पार्ट रहता है उस पे वो घोल जाना चाहिए और एब्सॉर्ब होना चाहिए, तब आपको उसका रिजल्ट मिले। तो अभी स्टिकिंग और स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने बता दिया। अभी तीसरा सबसे क्रूशियल इसका जो फंक्शन है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है पेनिट्रेटर। अभी आप बोलेंगे पेनिट्रेटर क्या रहता है, तो पेनिट्रेशन फेनोमेनन का भी बहुत बड़ा ये स्प्रेइंग मैकेनिज्म में बहुत बड़ा उसका पार्ट रहता है। आपने जो भी दवा वो पानी में घोल में डाली है वो अगर सरफेस के पत्तों के सरफेस के ऊपर ही रहेगी तो उसका कुछ यूज होने वाला नहीं। बाद में सनलाइट की वजह से वो डिग्रेड हो जाएगा, नहीं तो स्कॉर्चिंग आपको दिखेगा। आइडियली क्या होना चाहिए, जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि जो दवा आपने यूज की उसमें से जो सक्रिय घटक रहता है वो पौधे के अंदर, पौधे के जो टिश्यूज रहते हैं, उती बोलते हैं उसको, है ना, तो टिश्यूज के अंदर उसका पेनिट्रेशन होना चाहिए। अगर पेनिट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है तब उसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है। तो ये पेनिट्रेटर एक्शन इसका क्या करता है, सरफेस पे गिरने के बाद जो स्टोमाटा रहता है, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छेद रहते हैं जिससे पानी का इवापोरेशन वगैरह चालू रहता है, या डायरेक्टली टिश्यू में पेनिट्रेशन करने के लिए सनस्टिक पूरी तरह से मदद करता है। इसकी वजह से जो एक्टिव मॉलिक्यूल का जो एफिशिएंसी है, एक्टिविटी है उसका, वो कई गुना बढ़ जाता है, बराबर। अभी आगे का जो उसका फीचर है वो है एक्टिवेटर। अभी आप बोलेंगे एक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेशन ये रहता है जब आप कोई भी खराब जो अप टू मार्क नहीं है, जैसे मैंने कि बोला हार्डनेस, ज्यादा हार्डनेस वाला, ज्यादा टीडीएस वाला
पानी यूज करते हो तो उसमें जो भी आयंस रहते हैं, चाहे कटायन हो, अनायन या बाकी कोई इम्प्यूरिटी, केमिकल इम्प्यूरिटी उसमें रहती है, वो क्या करता है, वो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके परफॉर्मेंस पे एडवर्स इफेक्ट करता है, उल्टा उल्टा काम करता है, तो उसको काम नहीं करने देता इन शॉर्ट। अभी ये क्या करेगा, हमारा सनस्टिक क्या करेगा, वो हार्डनेस कम करने वाला, हार्डनेस कम करेगा तो कार्बोनेट कम हो जाएगा, तो उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी मानो नाइट्रोजन वाले सॉल्ट्स है, सल्फेट वाले सॉल्ट है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। जो भी आपका एक्टिव मॉलिक्यूल है, जो भी आपको जिसने परफॉर्मेंस करना आपको अपेक्षित है, उसी को वो एक्टिवेट करेगा, इसलिए उसका जो एफिकेसी है वो और बढ़ जाता है। अभी जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है, सनस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है ये पीएच बैलेंस करता है। अभी मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ पीएच क्या रहता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बराबर। तो पीएच ऐसी चीज है, उसका डेफिनेशन ये है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। ये थोड़ा आपको मेरा ज्यादा कुछ हार्ड लगता है, मैं आपको थोड़ा समझ जाए ऐसा भाषा में बोलता हूँ। जो हाइड्रोजन आयन रहता है सॉल्यूशन में, जो हाइड्रोजन आयन रहता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहता है उतना पीएच कम रहता है, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाता है तो पीएच बढ़ जाता है। अभी न्यूट्रल पीएच क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पीएच का एक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पीएच बैलेंसर के नीचे एक स्केल आपको दिखता होगा, उसके लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का स्ट्रिप है और एक्सट्रीम राइट पे 14 नंबर ऊपर दिया है, वहां पे डार्क ब्लू कलर का, वॉयलेट ब्लू कलर का एक स्ट्रिप है। ये पीएच का स्ट्रिप क्या दिखाता है, अभी न्यूट्रल जहां जहां पे लिखा है, जहां पे एरो दिखता है आपको, उसके बराबर ऊपर 7 आंकड़ा है, 7 आप देख सकते हो सब। तो न्यूट्रल पीएच क्या रहता है, न्यूट्रल पीएच रहता है 7, और ये जो पीएच का स्केल रहता है ये 0 से लेके 14 तक रहता है। अभी 7 पीएच न्यूट्रल हो गया, तो 7 के पहले जो आपको फिगर दिख रहे हैं रेड कलर से लेके फेंट ग्रीन कलर तक, 6 अंक तक, ये रहता है एसिडिक पीएच। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है तो ये पीएच कम रहता है, 0 से शुरू होके 7 तक ये एसिडिक पीएच रहता है। और 7 के ऊपर 8, 9, 10 आप देख रहे होंगे कि वो कलर चेंज होता जा रहा है, ग्रीन से थोड़ा वो फेंट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया, ब्लू वॉयलेट हो गया। तो ये बेसिक पीएच रहता है। बेसिक यानी अल्कलाइन। एसिडिक और अल्कलाइन तो आप समझते हैं, एसिडिक जो है वो अम्लधर्मी, अम्ल आप समझते हो, एसिड तेजाब, और बेसिक या अल्कलाइन जो है वो अल्कली जिसको बोलते हैं ना, मानो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, चूना हम बोलते हैं, चूना अल्कलाइन होता है, बराबर ना। तो ये पीएच का स्ट्रिप आप पहले समझ लो। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, आप स्प्रेइंग के लिए जो भी पानी यूज करने वाले उसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। स्लाइटली एसिडिक का मतलब क्या है, 0 या 1 पीएच होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल एसिडिक हो गया, उससे पूरा क्रॉप जल जाएगा, वो तेजाब की जैसा हो गया, इतना नीचे आ गया। तो पीएच कितना होना चाहिए? पीएच होना चाहिए 6 to 6.5, ये स्लाइटली एसिडिक पीएच रहता है। अभी सनस्टिक आप बोलोगे ठीक है, पीएच का तो मामला समझ में आ गया, लेकिन सनस्टिक क्या करता है? तो सबसे बड़ी बात सनस्टिक की यही है, जब आप मानो आपने 200 लीटर के बैरल में पानी लिया है, अभी करना क्या है, पहले आपको पानी लेना, बैरल में हो जो भी आपका कोई स्टोरेज का ये रहेगा उसमें पानी लेना है। सबसे पहले उसमें सनस्टिक को ऐड करना है। कितना लेना है? अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा है, पानी का पीएच बहुत ज्यादा है, 8.5 पीएच या 8.5 से भी कई जगह पर ऊपर रहता है, तो वहां पे आपको 1.25 या 1 ml तक लेना पड़ सकता है। लेकिन 8 पीएच है तो 1 ml ठीक है, 0.8 पीएच है तो 0.5 ml भी
वो काम करेगा। ये पहले क्यों ऐड करना है ये मैं आपको, पहले सनस्टिक ऐड कर दिया तो उसका ये जो अल्कलाइन उसमें रेडिकल रहते हैं, कैटायंस रहते हैं वो, और हार्डनेस जो उसमें ये करने वाले रेडिकल्स रहते हैं, उसके साथ उसका रिएक्शन चालू हो जाता है। रिएक्शन चालू होने के बाद जो 8.5 पीएच है वो 5 मिनट के बाद 8.5 का पीएच 6.5 पे आएगा, 8 का पीएच 6.5 के आसपास आएगा। जो हमको एक्सपेक्टेड है कि स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकली मैं भी मानता हूँ, लैब में वो पॉसिबल है, लेकिन किसान जब खेत में करेगा, लेकिन वो न्यूट्रल के नीचे तो आना चाहिए पीएच, 6.5 से 7 तो आना चाहिए। तब आप जो भी उसमें दवा मिक्स करने वाले हैं उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो पहले पानी लेना है, पानी लेने के बाद उसमें सनस्टिक ऐड करना है, 5 मिनट के लिए वेट करना है। आप जब वेट करोगे तो आपको दिखेगा पानी थोड़ा सफेद सफेद दिख रहा है, उसमें छोटे 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 बबल्स आपको दिखेगा। अगर पानी में हार्डनेस ज्यादा है, पानी की पीएच ज्यादा है, तो आपको ये दिखने ही वाला है। पानी में सनस्टिक ऐड करने के बाद उसमें छोटे 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 बबल दिखेंगे। अभी मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ, आप मार्केट में जितने भी स्प्रे एजेंट है उसमें ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। ये छोटे 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 जो बबल्स रहते हैं वो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया भैया, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट पॉइंट वही है, हार्डनेस रिड्यूसर। तो हार्डनेस क्या है, पानी में जितना कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंट रहता है उसके हिसाब से पानी का हार्डनेस नापा जाता है। जितना कार्बोनेट्स का परसेंटेज ज्यादा रहता है उस पानी का हार्डनेस उतना ज्यादा रहता है। और हार्डनेस और पीएच ये हाथ में हाथ डाल के चलने वाली दो कंसेप्ट है। फार्मर की ये दो एनिमीज है, आप बोल सकते हो। ये हाथ में हाथ डाल के चलती, जहाँ पे हार्डनेस ज्यादा है वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा है, वहां पे पीएच भी ज्यादा है। वाइस वर्सा, जहाँ पे पीएच ज्यादा है उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम उसका परसेंटेज ज्यादा है, उसका पीएच भी ज्यादा रहेगा। और ये सनस्टिक ऐसा डॉक्टर है, ये दोनों बीमारियों को एक साथ ठीक कर देता है। ये ऐड करने के बाद ये जो कार्बोनेट्स है, इस कार्बोनेट को ब्रेक कर देता है। कार्बोनेट को ब्रेक करने के बाद उसमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए बिल्कुल इसेंशियल रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो सोल्यूबल फॉर्म में उसी सॉल्यूशन में छोड़ देता है। और उसमें से जो कार्बोनेट का ब्रेकिंग होके विघटन होके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको इवॉल्व कर देता है। उसमें भी एक बात है, आपने कभी बाहर पेट में कुछ डकार है, हेवीनेस आ गया तो आप बाहर जाके सोडा पीते हो, सबने कभी ना कभी पिया है। सोडा क्या रहता है, उसको सोडा बोलते हैं, लेकिन उसमें सोडियम वाला तो कुछ नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, पानी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अप टू सर्टेन एक्सटेंट पानी में डिजोल्व होता है। पानी में डिजोल्व होने के बाद वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, और जैसे ही उसको ओपन कर देते हैं वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है और पानी जैसा का तैसा रहता है। तो इसमें जो इवॉल्व होने वाला मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट पानी में वो घुल जाता है फिर से। उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम तो सेपरेट हो गया, हार्डनेस कम हो गया पानी का, लेकिन CO2 जो है वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट पानी उसको पकड़ के रखता है। और जब बाद में ये सॉल्यूशन आप पौधों पे स्प्रे करते हैं तो सरफेस एयर को एक्सपोज होने के बाद वो डिजोल्व हो चुका जो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्लोली रिलीज होता रहता है बाद में। अभी आप सबको मालूम कि प्लांट ग्रोथ के लिए जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है। आपने ग्रीन हाउस पॉली हाउस देखे होंगे, वो क्यों करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्यों उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपने कभी सोचा है? उसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो रहता है वो रहता है कि CO2 एक्यूमुलेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे का जो आजू बाजू का रीजन रहता है उसमें वो कॉन्सेंट्रेट होके रहे, ताकि जब सनलाइट आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज कर सके। इसलिए वो ये सब बनाते हैं। रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो रात में रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो
हवा से थोड़ा हेवी रहता है, वो नीचे सेटल होता है। अगर वो खुली हवा में रहेगा तो हवा के साथ वो चला जाएगा इधर उधर, इसलिए उसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में बनाते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सेटल होके रहेगा। जो मिट्टी का सॉइल लेवल है उसके 1, 1.5, 2, 3 फुट के हाइट में वो एक्यूमुलेट होके रहता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिलीज कर रहा है। अभी दूसरा इसका जो यूज है, जब आप ड्रिप में यूज करोगे, मैं आगे बता रहा उसका भी बता दूंगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं पीएच और हार्डनेस, ये भी इसमें बिल्कुल बराबर हो जाता है। अभी इसका थोड़ा और भी इसके फीचर्स है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी, यहाँ पे आप पहला जो ये इमेज आप देख रहे हो उसके ऊपर क्या लिखा है, हर्बिसाइड सिनर्जाइज। अभी हर्बिसाइड क्या है, आजकल क्या है, लेबर का प्रॉब्लम हर जगह है। मैकेनिकल जो वीड्स रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, उसको हटाना मैन्युअली अभी डे बाय डे ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, जैसे कि ग्लाइफोसेट हो, राउंडअप हो, कोई भी हो। वीडिसाइड या हर्बिसाइड का यूज जो है वो बिल्कुल कॉमन हो चुका है। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब हम वीडिसाइड भी यूज करते हैं तो उसका जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए वो होता है? आपने कभी सोचा है? कोई उसमें यूरिया ऐड करता है, कोई उसमें नमक ऐड करेगा, कोई और कुछ करेगा ताकि उसका रिजल्ट अच्छा मिले, जितना भी वीड्स है वो पूरा खत्म हो जाए। लेकिन बाद में आप जब देखते हैं तो उसका जो यूनिफॉर्म एक्शन आपको एक्सपेक्टेड है नहीं मिलता है। ये स्टैंडर्ड एडिटिव नहीं है, उसमें यूरिया डालो, नमक डालो, हटाओ, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई किसी को ऐसे ही बताता है, यार मैंने ऐसा किया था, वो यूरिया डाल, उसमें पूरा जल जाता है, लेकिन उसमें साइंटिफिक फैक्ट कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडिसाइड का प्रॉपर एक्शन चाहिए तो उसमें आपको सनस्टिक जैसा कोई स्प्रे एडजुवेंट उसमें ऐड करना ही है। क्यों करना है? देखो, वीडिसाइड ऐसी चीज है, वो अगर पत्ते पे आप स्प्रे करते हो तो सिर्फ गिरने के बाद वो उसका एक्शन नहीं मिलने वाला। वो क्या करता है, प्लांट का जो हार्मोनल सिस्टम रहता है उस पर अटैक करता है और बाद में वो पौधा मर जाता है। वो अटैक होने के लिए वो जो मॉलिक्यूल रहता है, एक्टिव मॉलिक्यूल रहता है, उसका एब्सॉर्प्शन होके वो प्लांट का जो पूरा बॉडी है उसमें घुल जाना बहुत जरूरी रहता है। अगर वो नहीं घुलेगा तो कोई कोई छोटे छोटे पौधे हैं वो मरेंगे, जो हार्ड स्टेम वाला है वो नहीं मरेगा, एक रीजन में मरेगा, बाकी रीजन में नहीं मरेगा। ये यूनिफॉर्म एक्शन पाने के लिए आपको सनस्टिक, कोई भी आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते हो तो उसके साथ सनस्टिक को ऐड करना ही है। सनस्टिक क्या करता है, जो पहले स्लाइड में मैंने बताया, वो स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है, एक्टिवेटर है। और हर्बिसाइड में भी आप जो पानी यूज कर रहे हो उसका भी ये पीएच है, हार्डनेस है, बाकी फैक्टर्स है, वो अप्रोप्रिएट होना ही चाहिए ना। कोई भी मट्टी वाला पानी आप लाओगे, उसमें हर्बिसाइड मिक्स करोगे और स्प्रे करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हर्बिसाइड के लिए भी पानी का क्वांटिटी उतना ही जरूरी है, तो हर्बिसाइड के साथ सनस्टिक को यूज करना है। अभी थोड़ा सा इसके केमिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा। अभी सनस्टिक क्या है, सनस्टिक का बेसिक जो मटेरियल है वो क्या है? ऑर्डिनरी स्टिकर स्प्रेडर मार्केट में बहुत सारे हैं, 100 रुपए से लीटर से लेके 2000 लीटर तक आपको पूरा रेंज मिलता है। लेकिन उसमें क्या रहता है, चीप क्वालिटी के सरफेक्टेंट उसमें ऐड किए जाते हैं। चीप क्वालिटी क्या है, मैं अगले पॉइंट में आपको बताने वाला। आप देख रहे होंगे नॉन आयनिक जो बताए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले ये किससे बना है, तो ये बना है हाई क्वालिटी सिलिकॉन। सिलिकॉन और सिलिकॉन से ही ये वर्ड आया, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका जो बेसिक स्केलेटन रहता है या बेसिक उसका जो पार्ट रहता है वो सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन तो आपको सबको मालूम है, सिलिकॉन जमीन में रहता है, जो भी रॉक हो, मट्टी हो, ये सब सिलिकॉन से बना है। सिलिकॉन हम एग्रीकल्चर में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर या
एज अ स्प्रे, सिलिकॉन का भी हम यूज करते हैं। तो वही सिलिकॉन है, लेकिन वो ऐसे फॉर्म में है कि वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। और बाद में उसका डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल रहता है जब वो नेचर में जाता है तो उसका ब्रेकिंग होना चाहिए। अभी आप प्लास्टिक का आप सब देख रहे हो, प्लास्टिक एक बार बन जाता है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो 100 साल 2 साल तक वो रहता है। क्यों रहता है 2 साल तक? क्योंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। डिग्रेडेशन यानी आप केला खाते हो, केला खाने के बाद छिलका फेंक देते हो, वो छिलका 15 दिन के बाद आपको वहां मिलता है? नहीं मिलता है। या कोई छोटा चूहा हो, वो मर जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप 1 महीने के बाद देखोगे तो वो चूहा नहीं दिखता है आपको। तो क्या होता है उसका? उसका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन यानी उसके जो प्रोटीन्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको नेचर अपने बैक्टीरिया के माध्यम से, फंगस के माध्यम से उसको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। और यही इको फ्रेंडली है। जो ब्रेकडाउन होता है वही इको फ्रेंडली है। जो ब्रेकडाउन नहीं होता वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सिलिकॉन जो है वो अपना काम करने के बाद उसका बाद में डिग्रेडेशन हो जाता है, बराबर। इसलिए हाई क्वालिटी का सिलिकॉन हम जो यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड जर्मन टेक्निक से बना हुआ सिलिकॉन है। मार्केट में सिलिकॉन स्प्रेडर स्टिकर्स बहुत है, सिलिकॉन के नाम पे वो आते हैं, लेकिन उसमें सबसे क्रूशियल जो है वो सिलिकॉन का क्वालिटी है। और आप सनस्टिक जब पहली बार यूज करोगे वो क्वालिटी में क्या फर्क है, परफॉर्मेंस में क्या फर्क है, आप ही देख लो, मैं बताने से ज्यादा वही इफेक्टिव है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेस फाइटोटॉक्सिक। अभी फाइटोटॉक्सिसिटी क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये मार्केट वाले जो सस्ते दाम वाले स्टिकर स्प्रेडर्स वगैरह हैं उसमें कोई कटायनिक हो, कोई अनायनिक हो। कटायन यानी पॉजिटिव, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अनायनिक हो जैसे कि सल्फेट है, क्लोराइड है। ये सब आयन वाले सरफेक्टेंट्स रहते हैं, और ये आयन्स आपके पौधे को, आपके क्रॉप को बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि स्कॉर्चिंग दिखता है स्प्रे करने के बाद, अगर जमीन में पानी नहीं हो, धूप थोड़ी ज्यादा रहती है तो स्कॉर्चिंग, ऐसा सिकुड़ जाता है, सब जल जाता है। क्यों जल जाता है वो? आपने सोचा है कभी? वो जल जाता है, ये इसमें जो आयंस रहते हैं, कैटायंस है, एनायंस है, उसके प्रेजेंस की वजह से वो पौधे को जलाता है, उसको टॉक्सिक रहता है वो पौधे के लिए। तो ये हमारा जो सनस्टिक है ये पूरा नॉन आयोनिक है, इसमें कोई भी आयन नहीं है, ना कटायन है ना एनायन, ना सोडियम है ना सल्फेट है, इसमें कुछ नहीं है। ये बिल्कुल, ये अपना खुद का चार्ज, इसमें कुछ भी नहीं रहता है। कैटायन रहता है तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनायन रहता है तो निगेटिव चार्ज रहता है। और नॉन आयनिक जो है, परफेक्ट नॉन आयनिक जो है, उस पर कोई खुद का चार्ज नहीं रहता, इसलिए वो उसका स्प्रेडिंग जो रहता है वो सबसे अल्टीमेट रहता है। जो मैंने पहले बताया ना, स्प्रेडर का ज्यादा, जितना ज्यादा फैलेगा उतना आपका सेविंग होने वाला। तो ये नॉन आयनिक है, इसलिए नॉन फाइटोटॉक्सिक। अभी अगला पॉइंट ये है इंसेक्टिसाइड सिनर्जाइजर। अभी इंसेक्टिसाइड सिनर्जाइजर क्या है? इंसेक्टिसाइड सिनर्जाइजर का मतलब ये कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा आप छिड़कते हो तो उसका पत्तों पे फैल जाना, चिपक जाना, बाकी सब चीजें हैं। लेकिन जो कल्प्रिट है, जो आपकी इल्ली है, जो आपका ग्रास होपर है, या कोई भी कीड़ा है, या जो सम ट्रिकी पेस्ट रहते हैं जैसे कि मिलीबग रहता है, व्हाइट फ्लाई रहता है, उनके बॉडी में वो इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल का पेनिट्रेशन बहुत जरूरी रहता है। इंसेक्ट की बॉडी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। क्यूटिकल नाम का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आता है, बहुत सारे इंसेक्ट की बॉडी जो बनती है क्यूटिकल से बनती है, बराबर। वो ऐसा ऑयली रहता है, उसमें आसानी से कोई चीज अंदर नहीं जा सकती। तो सनस्टिक क्या करता है? परमिएबिलिटी यानी कि अंदर जाने का जो प्रोसेस है इंसेक्ट बॉडी में, वो जो मॉलिक्यूल है इंसेक्टिसाइड, उसको अंदर जाने की जो प्रोसेस है उसको ये बढ़ावा देता है। तो उसका नतीजा का क्या होगा आप ही मुझे बता सकते हो। अगर इंसेक्ट की बॉडी में वो मॉलिक्यूल ज्यादा चले जाते हैं तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, और इसका दवा का जो एफिकेसी है वो बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है।
जैसे इंसेक्ट का है वैसे फंगस का है। जो फफूंद रहते हैं, फफूंद यानी कि फंगस, फंगल डिसीज जो रहते हैं, वो फंगस के जो हाइफे रहते हैं, उसकी जो बॉडी रहती है, उसकी जो स्पोर्स रहती है, तो उसके अंदर जब तक फंगीसाइड, फंगीसाइड यानी कि फफूंद नाशक दवा, आप कोई ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, वो उसके अंदर जब तक पेनिट्रेट नहीं होता, उसका सही सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये काम भी सनस्टिक करने वाला है। तो मैंने आपको सनस्टिक के फीचर्स कितने बताए? पहले वाले 6 और ये 5 हो गए 11। अभी मैं आप सबको एक सवाल करने वाला हूँ, आप थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से एक स्टडी कर लो। मार्केट में कोई भी स्प्रे एडजुवेंट ऐसा है जो इतने 11 फीचर्स डंके की चोट पर आपको देते हो? आप मेरे को बताओ, कोई है तो मेरी तरफ उसका, मेरे लैब में सैंपल भेज दो, उसका एनालिसिस कर देंगे। लेकिन जब तक मेरा स्टडी है, इतना फीचर देने वाला एक ही प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, चाहे वो रेगुलर मार्केट में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में हो। दिस इज द अल्टीमेट स्प्रे एडजुवेंट। इसलिए मैंने इस पे जो स्लाइड में दिया है, मस्ट स्प्रे एडजुवेंट विथ एवरी एग्रीकल्चरल स्प्रे। इसका मतलब क्या है? मस्ट का मतलब है इसको यूज करना ही करना है। और कौन कौन से स्प्रे के साथ? एवरी एग्रीकल्चरल स्प्रे। ऐसा नहीं है सिर्फ बारिश के मौसम में ही आपको इसको करना है, अभी धूप चल रहा है, सर्दी चल रही है, अभी इसको यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको हर स्प्रे के साथ इसको यूज करना है, क्योंकि ये स्टिकिंग करेगा, ये स्प्रेडिंग करेगा, ये पेनिट्रेशन करेगा, ये एक्टिवेशन करेगा, ये बाकी सब जो बेनिफिट्स है वो ईच एंड एवरी स्प्रेइंग के साथ आपको देने वाला है। तो आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल पक्की कर लो कि जब भी एग्रीकल्चर में कोई भी मेरे को स्प्रे एक्टिविटी करना है या किसी को रेकमेंड करना है, तो उसके साथ सनस्टिक का यूज करना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट, अभी ये जो सब बात हमने की, वो फॉलियर एप्लीकेशन, यानी कि आप जब पौधे पे छिड़काव करते हो, स्प्रेइंग करते हो, तो उसके हिसाब से ये सब मैंने आपको फीचर्स के बता दिए। लेकिन ये सिर्फ एरियल स्प्रे के लिए यूज करना है? नहीं नहीं, ये इसको आपको ड्रिप के साथ भी यूज करना है, या आप कभी ट्रेंचिंग करते हो तो उसके साथ भी सनस्टिक का यूज करना है। क्यों करना है? तो मैं आपको उसका बेनिफिट्स बता दूंगा। इंक्रीजेस एरिया कवर्ड बाय ईच ड्रिप आउटलेट। अभी ड्रिप आउटलेट क्या है? ड्रिप का वो बटन रहता है, बराबर। ड्रिप सिस्टम जब आप बिछाते हो तो उसका एक एक ये नोजल रहता है, बटन रहता है, और उसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। तो एरिया कवर्ड बाय ईच ड्रिप आउटलेट क्या है? एक ड्रिप आउटलेट से पानी जब गिरता है तो उसका वो सॉइल जो है उसमें फैलाव कितना रहता है, उसको बोलते हैं एरिया कवर्ड। अभी ये क्या करेगा? सनस्टिक हम जब यूज करते हैं ड्रिप के साथ, तो सनस्टिक क्या करेगा? जो सॉइल पार्टिकल्स है उसमें जो चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने बताया, वो चार्ज को ये न्यूट्रल कर देता है। उसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। सरफेस टेंशन जब तक कम नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन का स्प्रेडिंग नहीं होता। ये एरियल स्प्रे में भी यही करता है, पत्ते के ऊपर जो सरफेस टेंशन रहता है उसको बिल्कुल कम कर देता है, इसलिए वो स्प्रेडिंग उसका अच्छा रहता है। जैसे वो पत्ते के सरफेस पे करता है, वही एक्शन उसका सॉइल में जाके भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि एक ही ड्रिपर नोजल से ज्यादा एरिया आपका, जहां तक पानी जाना चाहिए, जहां तक दवा जानी चाहिए, ये एरिया बढ़ जाता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ वाटर इन सॉइल, पानी का जमीन में जो स्प्रेडिंग आपको एक्सपेक्टेड है वो इससे मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे पानी की बचत होगी। जब स्प्रेडिंग नहीं होता तो आपको ज्यादा पानी देना पड़ेगा। मानो आपका ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस को पूरा सेटिस्फैक्टरी सॉइल मॉइस्चर आने के लिए आपको 1000 लीटर यूज करना पड़ रहा है। आप उसके साथ ½ ml सनस्टिक यूज करते हो, तो 1000 लीटर का रिक्वायरमेंट जो है वो 600 लीटर पे आएगा, वो 700 लीटर पे आएगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात, इंप्रूव रूट डेवलपमेंट एंड रूट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? रूट डेवलपमेंट को ये कैसे इंप्रूव करता है?
देखो सीधी सी बात है, प्लांट का नेचर रहता है जहाँ पे सॉइल में पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, वहां पे रूट सिस्टम डेवलप होता रहता है। जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वहां पे रूट क्यों जाएगा? जो एडवांटेजेस व्हाइट रूट फॉर्मेशन जो रहता है, उसका एक ही लॉजिक रहता है, जहाँ पे सॉइल मॉइस्चर हो, जहाँ पे पानी हो, वहां पे रूट डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि ये पानी का फैलाव सॉइल में बढ़ाता है। जब फैलाव बढ़ेगा तो रूट सिस्टम बढ़ेगा। और एक सीधा सा लॉजिक है, जिस क्रॉप का रूट सिस्टम वेल डेवलप, जिस क्रॉप में नंबर ऑफ रूट्स, रूट हेल्थ अच्छा हो, वो अपटेक ज्यादा करेगा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसमें दूसरी भी एक बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्बोनेट जो रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जैसे पानी में है, से ये जमीन भी है जो सॉल्ट, जिसको बैरन लैंड हम बोलते हैं, जिसमें कोई नहीं उगता है, उसमें सबसे ज्यादा तो ये कार्बोनेट्स रहते हैं। उसकी वजह से वो सॉइल में कोई पौधा टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसका सॉइल का होल्डिंग ही कम जाता है, वाटर होल्डिंग कम जाता है, न्यूट्रिएंट का होल्डिंग कम हो जाता है। तो ये जब आप ड्रिप के माध्यम से सिंचित दोगे तो वहां का जो कार्बोनेट्स डिपोजिशन है ना, उसको भी ये डिजोल्व करने लगेगा। और डिजोल्व करने के बाद जैसे मैंने बताया, ये कार्बोनेट से जो CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज होगा उसमें, वहां तो पानी में वो डिजोल्व होके नहीं रहेगा, सॉइल से CO2 रिलीज होता है। रिलीज होते होते क्या होता है, जो सॉइल है उसको वो पोरस बनाता है, पोरस। मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी का एक ये एग्जांपल बता दूंगा। आप ब्रेड, जो पाव हम ब्रेड कर ये करते हैं ना, ब्रेड है या केक है या कोई इडली है, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट रहता है, उसमें क्या क्या होता है, मैं पोरोसिटी आपको समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका ये रहता है, बैटर रहता है, गाढ़ा बैटर रहता है, वो मिक्सर में डाल के ये करके आप रख देते हो। फर्मेंट होने के बाद उसको कुक करते हो। कुक होते वक्त उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें तैयार होता है ना, वो रिलीज होता है। और वो रिलीज होते होते वो जो आपको मानो आपकी इडली है, इडली पोरस रहती है, केक पोरस रहता है, या ब्रेड आपका पोरस रहता है। वो पोर्स क्यों डेवलप होते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एट द टाइम ऑफ बेकिंग इवॉल्व होता है। इवॉल्व होते होते वो छेद बना देता है, उसको पोरस बनाता है। अभी ये सेम फेनोमेनॉन सनस्टिक के माध्यम से हम सॉइल में देखते हैं। सॉइल में जो कार्बोनेट्स है उसको सनस्टिक डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व करने के बाद वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो रूट अपटेक के माध्यम से पौधे को मिलेंगे। और उसमें से रिलीज होने वाला जो CO2 है, वो मिट्टी को पोरस करके जो रूट जोन जो रहता है वहां पे आके सैचुरेट होगा, जो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, पौधे का ग्रोथ होगा। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, एक प्रोडक्ट कितना काम कैसे कर सकता है, लेकिन मेरे भाइयों ये सब सच है, साइंटिफिकल सच मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे ही करता है, ये मैं आपके फार्म पे आके आपको दिखा सकता हूँ। सिर्फ मैंने लैब में किया है, मैंने ट्रायल प्लॉट पे किया है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी इसका परफॉर्मेंस देखते हो तो यही परफॉर्मेंस मिलेगा इसका। और एक ड्रिप एप्लीकेशन में और एक बेनिफिट ऐसा है, आपने कई बार देखा होगा ड्रिप के जो नोजल्स रहते हैं वो सॉल्ट डिपोजिशन की वजह से ब्लॉक होते हैं। ये सॉल्ट यही है, कल्प्रिट सॉल्ट यही है, सबसे ज्यादा तो कार्बोनेट्स है। बाकी आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है तो नाइट्रोजन सॉल्ट कुछ रहेंगे, फॉस्फोरस का ये रहेगा। ये सब सॉल्ट क्या करते हैं, उसका प्रेशर कम होने के बाद जो नोजल रहता है वहां पे आके सैचुरेट होने लगते हैं, और एक दिन ऐसा हो जाता है वो नोजल ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा, ये बिल्कुल जनरल फेनोमेनन है। बाद में कोई बताता है फॉस्फोरिक एसिड छोड़ो, कोई बोलता है नाइट्रिक एसिड छोड़ो, कोई बोलता है और कुछ करो, लेकिन वो साइंटिफिक वे नहीं है। आप जब भी ड्रिप एप्लीकेशन करते हो, उसमें बस 0.5 ml आपका जो वेंचरी रहता है, उसमें 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप सनस्टिक को ऐड करो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सॉल्ट्स को वहां पे डिपॉजिट नहीं होने देगा, जो डिपॉजिट हुए उसको धीरे 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 कर निकाल देगा। तो आपकी ड्रिप लाइन क्लियर। नेक्स्ट, अभी
सनस्टिक का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो टेक अवे, आप जब आप यहाँ से जाओगे तो आपने आपके साथ क्या नॉलेज लेके जाना है, ये एक दो सेंटेंस में आपको बताता हूँ। सनस्टिक इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्प्रेइंग वाटर। सनस्टिक जो स्प्रेइंग का वाटर है, जो सबसे बड़ा मोर देन 99% जो पार्ट रहता है स्प्रे सॉल्यूशन का, जो वाटर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एफिकेसी ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल यानी जो भी दवा आपको छिड़कने उसमें सक्रिय घटक रहते हैं, उसको उसको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। उसकी एफिशिएंसी, एफिकेसी, उसकी परिणामकारकता ये बढ़ाता है। एंड मिनिमाइजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रेइंग सॉल्यूशन। रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रेइंग सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने बताया कि 1 एकड़ में आपको पहले 10 पंप लगते हैं, तो अभी 6 पंप में आपका काम चल जाएगा, 4 पंप की आपकी बचत हो गई, बराबर ना। thereby accounting 25 to 40% saving in spraying expenses। स्प्रेइंग का जो आपका खर्चा है उसमें 25 से 40% आपको सेविंग इससे मिलेगा। ये एक ड्रीम प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब फीचर देने वाला एक ही प्रोडक्ट मार्केट में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। और ये जो क्वालिटी का परफॉर्मेंस सनस्टिक का है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि ये प्रोडक्ट का जो मेन सब फीचर्स है ये आपने समझ लिए हैं। बाद में भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी है, तो मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देने में हेल्प करूंगा। तो आपकी इजाजत से नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ हम जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है सन मैजिक। अभी स्प्रेइंग सॉल्यूशन का हेल्थ तो हमने देख लिया, जो स्प्रेइंग करना है, जो ड्रिप में आपको देना है उसका हेल्थ देख लिया। अभी हमको हमारा जो क्रॉप है, क्रॉप हेल्थ की तरफ देखना पड़ेगा। क्रॉप अगर हेल्दी है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू हार्वेस्टिंग, क्रॉप का हेल्थ अगर बरकरार रहता है तो ही आपको उससे अच्छा उत्पाद मिलने वाला है। अगर उसमें उसके हेल्थ में कोई इशू रहता है तो जो एक्सपेक्टेड यील्ड आपको है वो कभी भी आपका क्रॉप नहीं देने वाला है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, वो नेक्स्ट सेशन में हम उस पर बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो है सन मैजिक। सन मैजिक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें सबसे क्रूशियल जो है वो है अमाइनो एसिड्स, और दूसरा है केल्प यानी कि जिसको सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अभी मार्केट में सीवीड वाले मेरे हिसाब से कई हजार प्रोडक्ट रहेंगे, कई हजार बोलता हूँ, 100 नहीं, कई हजार प्रोडक्ट। अमीनो एसिड्स वाले भी शायद उससे ज्यादा रहेंगे, लेकिन सबसे क्रूशियल थिंग ये कि वो अमीनो एसिड का जो प्लेट रहता है उसमें अमीनो एसिड जो इसेंशियल रहते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए, वो कितने हैं, उसका परसेंटेज क्या है, उसका प्यूरिटी क्या है। और ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाई क्वालिटी नॉर्वेजियन केल्प है। सीवीड अपने यहाँ भी बनता है, गुजरात में भी बनता है, केरला में भी बनता है, चाइना से तो कंटेनर के कंटेनर आ जाते हैं। लेकिन सबसे हाई क्वालिटी केल्प, हाई क्वालिटी सीवीड अगर रहता है तो जो नॉर्वे यूरोप का जो कंट्री है उसके किनारे पे जो सीवीड रहता है उसका क्वालिटी सबसे बेटर, सबसे बेस्ट क्वालिटी रहता है। तो सन मैजिक के लिए हम वो सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं जो चाइना में, आपको ओपनली बता देता हूँ, चाइना के सीवीड से 3 गुना महंगा रहता है, 3 गुना महंगा। नेक्स्ट, अभी सन मैजिक को यूज क्यों करना है, मैंने उसके इंग्रेडिएंट तो आपको बता दिए, ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ये भी बता दिया, लेकिन वो कैसे हेल्प करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सन मैजिक क्या करता है, सन मैजिक प्रमोट्स ग्रोथ, बोथ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ साइकिल्स। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ साइकिल क्या है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ साइकिल क्या है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जर्मिनेशन, कोई भी सीड है वो जर्मिनेट होता है, पौधा उग जाता है। वो उगने के बाद जब तक उसको फूल और उसके आगे का जो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इस फूल आने से पहले जो भी उसमें डेवलपमेंट रहता है वो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम शाकीय ग्रोथ बोलते हैं।
वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है, बराबर। उसमें क्या है, इलोंगेशन रहता है, स्टेम का इलोंगेशन है, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्प्राउट्स उसमें आता है, नंबर ऑफ लीव्स आता है। ये सब जो पार्ट है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में आते हैं। और दूसरा जो पार्ट रहता है, जो फूल आने के बाद हार्वेस्टिंग तक जो रहता है, वो है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का है, पहले फूल आएगा, फूल का फ्रूट डेवलप होगा, या आपका गेहूं है या कोई भी सीरियल क्रॉप है, तो उसका जो ईयर बोलते हैं, लोम्बी बोलते हैं हम उसको मराठी में, तो उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का वो पार्ट है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्यों बोलते हैं कि उसका जो प्लांट का जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, वो ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो ये रहता है ना फाइनल प्रोडक्ट, उससे उसका रिप्रोडक्शन होता है। गेहूं का सीड आपको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में मिलता है, सीड आप बोते हो तो नया पौधा उससे निकलता है। या कोई फ्रूट क्रॉप हो, आम का क्रॉप है, तो उसके अंदर जो ये रहता है ना सीड रहता है, वो आप फिर से बोते हो तो उससे आम का पेड़ तैयार हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बाय एक्टिवेटिंग प्लांट हार्मोन्स एंड एंजाइमेटिक एक्शंस, ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको एक्टिवेट करता है। किस माध्यम से करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप नाइट्रोजन देते हो, फॉस्फोरस देते हो, पोटेश देते हो, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हो, सब देते हो, लेकिन जो भी न्यूट्रिएंट आप देते हो उसका जो एसिमिलेशन है, हम जो खाना खाते हैं, हम सिर्फ ज्यादा खाना खाने से हेल्दी नहीं होते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो अगर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी खाओ, आप दुबले की दुबले ही रहोगे, आपको सब डिसीज होंगे, सब प्रॉब्लम रहेंगे। अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आप थोड़ा भी खाते हो तो भी आप हेल्दी हो जाओ, बराबर है ना। प्लांट का भी वही है, प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म रहता है, उसका जो हम उसको इन शॉर्ट पाचन तंत्र ही बोल सकते हैं, पाचन तंत्र ये ना प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। जो भी न्यूट्रिएंट आता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उस हिसाब से पाचन तंत्र उसको एक्टिवेट करने की, और एंजाइम का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला कि वेजिटेटिव ग्रोथ में ये क्या करता है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, जो उसकी ब्रांचेस है, शाखाएं है, लीव्स है, वो बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, वो भी मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में जितना ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ में ग्रोथ होने वाला है, वही आदमी का बच्चा है, वो जन्म के बाद 15 बरस तक, 16 बरस तक, 17 बरस तक, तब तक उसकी ग्रोथ होती है ना। या आदमी 40 बरस का आदमी है, उसकी ग्रोथ हो रही है, 35 ईयर का आदमी है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा होता है? नहीं होता है। ग्रोथ का एक जेनेटिक कोड हर एक क्रॉप का, हर एक स्ट्रेन का रहता है, उस हिसाब से उसकी जो ग्रोथ, विजिबल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ग्रोथ दोनों भी रहती है। ऊपर जो हमको दिखता है ग्रीन पार्ट, वो एरियल पार्ट है, जैसा ऊपर दिखता है वैसे नीचे रूट पार्ट भी डेवलप होता रहता है। जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ही बड़े उसके ये रहते हैं, रूट्स रहते हैं। तो दोनों भी ग्रोथ होनी जरूरी है, वो इसके हिसाब से होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये मुद्दा जो है वो आप सब ध्यान से सुन लो। जो मैंने क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स का बात पहले की, उस मुद्दे को पकड़ के मैं ये बात करने वाला हूँ। अमीनो एसिड्स स्पेशली ग्लाइसिन इंक्रीजेस द कंटेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? आप में से बहुत लोगों को तो मालूम होगा। पौधे को जो हरा रंग जो देता है, जो पिगमेंट रहता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, बराबर। हरे रंग का जो पिगमेंट रहता है वो क्लोरोफिल रहता है। वो ए बी उसमें टाइप्स रहता है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का जो मेटाबॉलिज्म में या एनर्जी साइकिल में जो पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनो। क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट का जो एनर्जी साइकिल है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है,
उसको एज अ एनर्जी सोर्स लेके उसको प्रोसेस करके ऑक्सीजन उसमें से इवॉल्व कर देता है, और वो जो एनर्जी वो बनाता है वो एनर्जी अल्टीमेटली फाइनली जो वो ट्रायंगल आपने देखा होगा, एट द हेड ऑफ ट्रायंगल, एट द हेड ऑफ दैट पिरामिड देयर इज एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा का बेसिक यूनिट रहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेगा अगर क्लोरोफिल का कंटेंट कम है तो फोटोस, मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, लाइट में जो फोटॉन्स रहते हैं उसकी मदद से पौधे अपना खुद का फूड बनाते हैं, उसको सिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का क्वालिटी और कंटेंट दोनों भी इंपॉर्टेंट है ना। क्लोरोफिल का कंटेंट अगर अच्छा है, क्लोरोफिल का क्वालिटी अच्छा है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होती है, ज्यादा स्पीड से होती है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्लांट के विद इन द प्लांट बॉडी एनर्जी ज्यादा बनती है। और ये एनर्जी जो है वो प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में जितना एनर्जी प्लांट गेन करेगा, उसको स्टोर करेगा, उतना ही उसका हेल्थ रिप्रोडक्टिव स्टेज जो रहता है उसमें अच्छा रहेगा। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जो एनर्जी है वो बाकी जो डेवलपमेंट्स होती रहती है उसमें एनर्जी वेस्ट होती रहती है। बर्ड इनिशिएशन है, जो कली आती है, कली या ये बोलते हैं ना, बर्ड बोलते हैं, वो इनिशिएट करने के लिए पौधे को एनर्जी खर्च करती है। वो कली का फ्लावर, फूल बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी है। उसका पोलन उस पर आके गिरेगा, पॉलिनेशन होके फ्रूट फॉर्मेशन है, उसके लिए एनर्जी खर्च करनी है। बाद में अगर वो फल है तो उसका जो कार्पेल डेवलपमेंट है उसके लिए एनर्जी खर्च करनी है, उसमें शुगर्स भरने के लिए एनर्जी खर्च करनी है। और ये एनर्जी इतने अमाउंट में खर्च होती है, तो उस वक्त जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एनर्जी तैयार होती है, इसमें ये काम नहीं हो सकती। उसके लिए एनर्जी स्टोरेज जो है, जो वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं, वो करने का काम सन मैजिक करता है। इसलिए प्लांट ग्रोथ जो है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू हार्वेस्टिंग, ये बरकरार रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही। नेक्स्ट, वेजिटेटिव ग्रोथ में विगर यानी कि उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी या डट्टा कट्टा जो बोलते हैं ना, जैसा आदमी डट्टा कट्टा होता है, पौधा भी डट्टा कट्टा होना चाहिए, उसमें जोश जोम होना चाहिए वो। और एनर्जी रिमेन्स एट हायर साइड, जैसे मैंने आपको बताया, वो एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होके रहती है, रिजल्टिंग इन हायर इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस। अभी इम्यूनिटी क्या है, पहले हम इम्यूनिटी की बात करें। इम्यूनिटी एक ऐसी शक्ति रहती है जो हर सजीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है, जो डिसीज है वो या कोई भी एडवर्स कंडीशन होती है उसको फाइट करने की ताकत देती है। अभी कोविड में हमने देखा, जिसका इम्यूनिटी कम है उसको कोविड हो जाता है, जिसका इम्यूनिटी और भी कम है वो कोविड में बेचारा चला गया, जिसका इम्यूनिटी अच्छा था वो सर्वाइव हो गया। इम्यूनिटी तो आप समझते हो, इम्यूनिटी अगर प्लांट का अच्छा रहेगा तो डिसीज का अटैक जो रहेगा, डिसीज अटैक जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज हो, फंगल डिसीज हो, वायरल डिसीज हो, उसका एक्सटेंट बहुत कम हो जाता है। प्लांट, हर प्लांट में एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवली काम तभी करेगा जब प्लांट का एनर्जी लेवल बरकरार है, अच्छा है, विगर है उसको, तभी ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। अदरवाइज वो कैसे करेगा, बताइए ना आप। एनर्जी नहीं है और कोई हमको मारने के लिए आता है, अपने शरीर में ताकत नहीं है, हम उसको मार सकते हैं? नहीं मार सकते। अगर हम डट्टे कट्टे हैं तो आ जा भाई, देखता हूँ तेरे। वही है ना फिनोमिनन। दूसरा पार्ट उसमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस। अभी स्ट्रेस क्या है, ये डिसीज का पार्ट अलग, स्ट्रेस का पार्ट क्या, स्ट्रेस यानी कि जो क्लाइमेटिक कैलेमिटीज या एडवर्स कंडीशंस आते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस, पानी ज्यादा स्टैग्नेशन होने से भी स्ट्रेस बढ़ता है, पानी ना मिलने से भी स्ट्रेस बढ़ता है, ज्यादा धूप, टेम्परेचर बढ़ने से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस कंडीशन जब रहता है
तो अगर पानी ये क्रॉप में एनर्जी लेवल उसका अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो उस स्ट्रेस के सामने शरण हो जाता है, स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको आपको प्रोडक्शन यील्ड जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, यील्ड कम मिलेगा। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, और सन मैजिक का यूज आप जब करोगे तो ये इम्यूनिटी और स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अभी जैसे कि मैंने वेजिटेटिव ग्रोथ का बताया, ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के हिसाब से ये पॉइंट आ गया, इंक्रीजेस नंबर ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जैसे मैंने बताया, बर्ड इनिशिएशन, बर्ड उसका कली जो रहता है वो होने के बाद का जो भी फेजेस है उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो जब नंबर ऑफ बर्ड्स ज्यादा रहेंगे तभी नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ेंगे। फ्लावर से क्या होगा, फ्लावर से फ्रूट या सीड जो है फ्लावर से आगे डेवलप, लेकिन वो फ्लावर तैयार होने के बाद उसका अगर ड्रॉप यानी कि वो गिर जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस बहुत बड़ा आ गया, एकदम आम का जो इन्फ्लोरेसेंस बहुत बड़ा पूरा पेड़ है वो सफेद दिखने लगे, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स रहते हैं वो गिर जाते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं, उसमें आपको यील्ड नहीं मिलने वाला है। तो फ्लावर जितने भी इंटैक्ट रहेंगे उससे उसी प्रोपोर्शन में आपको फ्रूट डेवलपमेंट या सीड डेवलपमेंट होने वाला है। तो फ्लावर और फ्रूट का जो ड्रॉपिंग है वो भी इससे कम। एनहांस द प्रोसेस ऑफ फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग क्या है, जो मैंने बताया, फ्लावर से फ्रूट होने के बाद, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर से मेल और फीमेल ये जो पोलन और ये उसका संयोग होने के बाद उसका फ्रूट तैयार होना शुरू होता है प्रोसेस। लेकिन अगर ये एनर्जी लेवल और बाकी की चीजें बैलेंस नहीं है तो बनने वाले छोटे जो फ्रूट रहते हैं ना, गिर जाते हैं। आपने कई क्रॉप्स के इसमें देखा होगा। तो फ्रूट सेटिंग ही नहीं होगा तो आपको यील्ड कैसे मिलेगा? तो एनहांसेस प्रोसेस ऑफ फ्रूट सेटिंग। नेक्स्ट, अभी ये सब होने की वजह से जो ओवरऑल यील्ड है वो क्रॉप का जो ओवरऑल यील्ड, आप यील्ड किसको बोलते हैं? आपने गेहूं का मानो आपका क्रॉप है तो पर एकड़ आपको गेहूं के जो सीड्स रहते हैं, सीड है, गेहूं एक सीड है, तो पर एकड़ आपको उसका वजन यील्ड कितना मिल गया, उसको आप ओवरऑल यील्ड बोलते हैं उसी क्रॉप का। फ्रूट क्रॉप में भी वही, आपका मानो आम का खेती है, आपके 500 पेड़ है तो 500 पेड़ को पेड़ से आपको 5 एकड़ में 500 पेड़ है पकड़ो, तो आपको 500 पेड़ से टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ आम आपको कितने मिलते हैं, ये एक भाग है, उसको बोलते हैं ओवरऑल यील्ड। तो ये बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताए ये मेंटेन होने की वजह से कोई भी क्रॉप उसका ओवरऑल यील्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ऐसा नहीं थोड़ा 5% बढ़ा है, 2% बढ़ा है, ऐसा नहीं, सिग्निफिकेंटली एक बहुत बड़ा मार्जिन आप उसमें देख सकते हो। दूसरी बात यह है, इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी। क्रॉप क्वालिटी क्या है? यील्ड तो आपको मिल गया, लेकिन जो फाइनल आपका यील्ड है उसका एक क्वालिटी रहता है। जैसे कि मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, गेहूं में प्रोटीन सबसे क्रूशियल उसमें क्या रहता है, गेहूं कौन से चीज का वो सोर्स है, तो प्रोटीन का सोर्स है, बराबर। गेहूं क्यों खाते हैं? प्रोटीन का सोर्स है इसलिए खाते हैं। तो उसमें जो प्रोटीन है उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, मानो मूंगफली है, ये ऑयल सीड है, मूंगफली में ऑयल का जो परसेंटेज रहता है वो ये बढ़ाएगा, उसको क्वालिटी को एनहांस करेगा। शुगर केन जैसा शुगर का कोई क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, उसमें ब्रिक्स जो हम बोलते हैं ना, शुगर कंटेंट जो रहता है ये इससे बढ़ता है। ये क्वालिटी है ना। आम तो आ गए लेकिन वो आम खट्टा है, वो राइप प्रॉपरली होता ही नहीं है, खाने के बाद उसका कलर तो चेंज होता है लेकिन टेस्ट अच्छी नहीं है, एरोमा अच्छा नहीं है। इम्प्रूव कलर, एरोमा एंड कीपिंग क्वालिटी, वही बोल रहा हूँ मैं। उसका क्वालिटी जो है, कीपिंग क्वालिटी, हार्वेस्ट करने के बाद उसका रखने के बाद जो प्रिजर्वेशन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसको कीपिंग क्वालिटी बोलते हैं। ये सब चीजें आप सन मैजिक के यूज से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी सन मैजिक ये हम जब फॉलियर स्प्रे के लिए यूज करते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन सन मैजिक सिर्फ फॉलियर स्प्रे में नहीं यूज करना है, इसका यूज ऑफ
ड्रेंचिंग या ड्रिप में भी कर सकते हो, करना ही है। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको ये सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है, तो आपको ये पता होगा कि जो भी सोल्यूबल सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, पानी में जो घुल जाता है, मिक्स डिजोल्व हो जाता है, वही रूट उसको अपटेक कर सकता है। जो इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है, रूट उसको अपटेक नहीं कर सकता। जब आप इसको पानी में सॉइल में अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करता है। और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स तैयार होने की वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा तो एनर्जी और उसका हेल्थ बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा तो उसका यील्ड बढ़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि हम ये इस पे आजकल बहुत बातें हो रही है कि सिर्फ यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया और कुछ पोटैश डाल दिया, सिर्फ ये करने से आपको खेती में सक्सेस नहीं मिलने वाली। ये न्यूट्रिएंट आप जो ऊपर से देते हो उसको कन्वर्ट करने के लिए, प्लांट को अपटेक करने के फॉर्म में अवेलेबल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होने चाहिए, अगर वो नहीं रहते हैं तो आप ये जो फर्टिलाइजर देते हो उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन जब आप सन मैजिक यूज करोगे तो जो सॉइल फ्लोरा है, फ्लोरा यानी कि जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो बेनिफिशियल है, जो इसेंशियल है, जो डिसीज पैदा करते हैं वो नहीं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो बेनिफिशियल फंगस है, उसका सर्वाइव सर्वाइव यानी वो उनका बच जाना। और कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन ये चीज है कि उसकी कॉलोनीज यानी कि मल्टीप्लीकेशन उसका होना चाहिए। अभी वैम एक आपको ये देता हूँ मैं, अपना सॉइल सॉइल केयर जो प्रोडक्ट है उसमें वैम वैम करके एक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आता है। वैम क्या है? वैस्कुलर ऑर्गोस्कुलर माइकोराइजर, ये एक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये जो रूट्स रहते हैं, रूट्स प्लांट के रूट्स, उसमें पेनिट्रेट होके वहां पे वो कॉलोनाइज हो जाता है। कॉलोनाइजेशन की एक कंसेप्ट आपको बताने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉलोनाइजेशन, उसकी कॉलोनी बन जाती है और वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट, वो प्लांट से सिर्फ शेल्टर लेता है और इन रिटर्न प्लांट को न्यूट्रिएंट अपटेक देता है। बाकी जो पैथोजेनिक बाकी के फंगस वगैरह रहते हैं उससे फाइट करता है। तो इसेंशियल फ्लोरा जो है उसका कॉलोनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन जरूर रहता है, वो भी सन मैजिक के यूज से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी सन मैजिक के बारे में मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बता दिए हैं। जैसे सन स्टिक का मैंने बताया, मैं सन मैजिक का भी आपको बताऊंगा। आज यहाँ से आप जब लॉग ऑफ करोगे, यहाँ से जाओगे, तो सन मैजिक के बारे में क्या दिमाग में रखना है, क्या ध्यान में रखना है। तो सन मैजिक प्रोमोट्स ग्रोथ, प्रोमोट्स फोटोसिंथेसिस, बूस्ट इम्यूनिटी। ये क्या क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ावा देता है, फोटोसिंथेसिस का जैसे मैंने बताया उसका रेट और इफिशिएंसी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो सॉइल से बढ़ाता है, एंड रिजल्टिंग इन बम्पर क्वालिटी क्रॉपिंग। बम्पर यानी कि बहुत बड़ा, ज्यादा, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंटली ज्यादा यील्ड मिलेगा, और वो यील्ड जो मिलेगा वो क्वालिटी यील्ड आपको। और ये करते समय आपका, आप एक्सपेंस अगर या इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं तो लेस इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। इसलिए कोई भी क्रॉप हो, आपको ये दो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली यूज करने हैं। जो यूज कर रहे हैं उनको आपको एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। ये दिवाली के दिन चल रहे हैं, आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन मैंने दो बचत के बहुत बड़े फॉर्मूले आपको बताए। एक है सन स्टिक, एक है सन मैजिक। तो मैं आपको सबको धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ।